नमस्कार दर्शकों, एनएससी यानी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी से आपके लिए वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। और ये जो कंपनी आपकी ये मिनी रत्न कंपनी है, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है। और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है और आपको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, सब कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे। तो आपको ये 23 नवंबर तक अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन मोड इसमें अप्लाई करने का नहीं है। अब डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज पर चलते हैं। पहली जो हमारी वैकेंसी है वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर की है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है आपकी वो एक है और वो आपकी अनरिजर्व के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस में एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी एचआर, ठीक है ना, एचआर में उसमें टोटल 2 वैकेंसी है। उसमें से एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। और ये फ्रेश वैकेंसी है, बैकलॉग के लिए नहीं है। इसमें 2 कैटेगरी बना दी गई है हर एक कैटेगरी के लिए। मतलब है इसका कि ओबीसी की जैसे कैटेगरी है तो उसमें फ्रेश और बैकलॉग की वैकेंसीज बता दी गई हैं कि फ्रेश में कितनी है और बैकलॉग में कितनी है। इसी तरह एससी और एसटी में भी बता दी गई हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं। उसमें से एक ओबीसी के लिए है जो फ्रेश वैकेंसी है, और एससी के लिए भी फ्रेश ही वैकेंसी है और एक वैकेंसी है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर में है और टोटल एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस में 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में 49 वैकेंसी है और 49 में से 15 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 9 जो कि फ्रेश वैकेंसी है, और ओबीसी की कैटेगरी में 5 वैकेंसी बैकलॉग में है, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में फ्रेश वैकेंसी 6 है और बैकलॉग में 3 है। एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी फ्रेश में है और 2 बैकलॉग में है। नेक्स्ट बात करें ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में, टोटल 11 वैकेंसी है। उसमें से 7 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और 2 आपकी ओबीसी में है जो कि फ्रेश में है। और बात करें एसटी की, एक वैकेंसी है फ्रेश में, ठीक है। फिर ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात करें, टोटल 33 वैकेंसी है। 33 में से 12 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 4 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 10 आपकी ओबीसी की फ्रेश वैकेंसीज है और एक बैकलॉग में है। और एससी कैटेगरी में 5 फ्रेश वैकेंसी हैं और बैकलॉग में कोई भी नहीं है। एसटी के लिए एक वैकेंसी फ्रेश में है और बैकलॉग की कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं है। फिर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें टोटल 16 वैकेंसी है। 16 में से 7 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 ओबीसी कैटेगरी में है और फ्रेश वैकेंसी है। बैकलॉग में ओबीसी की कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। और एससी में 2 वैकेंसी है फ्रेश में ही, और एसटी के लिए भी एक वैकेंसी है फ्रेश में ही, ठीक है, मतलब फ्रेश वैकेंसी है। बात करें आगे ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की तो 15 वैकेंसी है टोटल, और उसमें से 10 अनरिजर्व के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 आपकी बैकलॉग में है और वो ओबीसी की कैटेगरी में है। और बात करें एसटी की कैटेगरी के तो उसमें एक वैकेंसी है, वो बैकलॉग की वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्रेनिंग अकाउंट्स में 8 वैकेंसी हैं। 8 में से 2 अनरिजर्व के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, एक आपकी ओबीसी के लिए है जो बैकलॉग की वैकेंसी है, और 2 एससी की वैकेंसी फ्रेश है और एक एसटी की वैकेंसी फ्रेश है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर में 19 वैकेंसी है। 19 में से 7 अनरिजर्व के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 5 आपकी ओबीसी के लिए है जो कि फ्रेश वैकेंसी है और 3 बैकलॉग में है। फिर एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है और वो फ्रेश वैकेंसी है। फिर ट्रेनिंग टेक्नीशियन में टोटल 21 वैकेंसी है और इसमें ट्रेड है। ट्रेनिंग टेक्नीशियन में डीजल मैकेनिक का ट्रेड है, उसमें 6 वैकेंसी है उसके लिए, और इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में 3 वैकेंसी है। मशीन मैन में 3 वैकेंसी है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन में 3 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए 3 है, और और एक आपकी ब्लैक स्मिथ के लिए है, ठीक है। तो इसमें टोटल 21 वैकेंसी है। ट्रेनिंग टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं तो इसमें से 6 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 4 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 आपकी ओबीसी में है और वो आपकी फ्रेश है, और 3 बैकलॉग में है ओबीसी की कैटेगरी के लिए ही। एससी कैटेगरी की बात करें तो उसमें 4 वैकेंसी है और चारों ही आपकी फ्रेश वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी है और दोनों आपकी बैकलॉग कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर्स पोस्ट की, और टोटल 7 वैकेंसी है। 7 में से 5 अनरिजर्व की है, एक एससी कैटेगरी में बैकलॉग के लिए है, बैकलॉग की वैकेंसी है, और एक आपकी एसटी कैटेगरी फ्रेश वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपकी जो वैकेंसी है 188 यानी 188 188 वैकेंसीज है, और इस तरह से इसका बाइफर्केशन किया गया है। और इसी 188 में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जो आपकी पोस्टिंग है वो हो सकती है आपकी एनएससी की यूनिट्स में और उसके ऑफिसेज में। 11 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, और 5 बिग फार्म ऑपरेटिंग सेंट्रली थ्रू हेड ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। तो इसके किसी भी ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज आर बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, तो ऑल इंडिया मान लीजिए आप, ठीक है। एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री बेस्ड ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक। चलते हैं हम आगे। इंपॉर्टेंट है सबसे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें। तो बात करें हम डेप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस की, तो उसके लिए आपको चाहिए MBA HR में, या फिर 2 साल का पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस में
या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में डिग्री होनी चाहिए, लेबर वेलफेयर में होनी चाहिए, MSW हो, MA हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में LLB की हो। तो इनमें से अगर किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी डिग्री ली है MA की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपके 60% मार्क्स होने कंपलसरी हैं और 5% के आसपास रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वालों को, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे। इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और वर्किंग एट ऑफिसर लेवल इन गवर्नमेंट PSU ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच 5 साल का एक्सपीरियंस शुड बी इन मैनेजरियल पोजीशन। तो आपने टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो गवर्नमेंट की किसी PSU में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और उसमें से 5 साल आपने मैनेजरियल पोजीशन संभाली हो और वो इक्वल होनी चाहिए E2 लेवल ऑफ NSC इन विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस PSU ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मैन पावर ऑफ मोर देन 500 रेगुलर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जिसकी जो मैन पावर हो वो 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय की होनी चाहिए, जिस भी आपने गवर्नमेंट ऑफिस में, PSU में या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसकी बात हो रही है। फिर शुड बी वेल वर्स्ड एंड हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ विजिलेंस इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग सिस्टम एप्लीकेबल टू PSU एंड एप्लीकेबल लॉज मैनुअल्स। तो अच्छी काम करने की आपका एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। दोज वर्किंग इन PSU गवर्नमेंट शुड हैव 2 year एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट बिलो स्केल ऑफ ₹60,000 to 1,80,000 या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस इन द स्केल ऑफ 50,000 to 1,60,000, ठीक है, या उससे अबव भी चलेगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन इसमें 1 साल का प्रोबेशन की बात की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस में। इसमें आपके पास MBA HR में या फिर 2 साल की PG आपने की हुई हो, यानी PG डिग्री किया हो, और या फिर डिप्लोमा किया हो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर लेबर वेलफेयर में या MSW में या फिर MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या LLB आपने की हुई हो और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और उसमें आपके पास 60% मार्क्स भी होने चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का और वो ऑफिसर लेवल का होना चाहिए, ठीक है। सुपरवाइजरी पोजीशन में होना चाहिए इन विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस या फिर PSU या फिर बैंक या फिर लार्ज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है 2 साल तक वो विजिलेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए और सुपरवाइजरी पोजीशन उसमें आपकी होनी चाहिए और उसकी जो मैन पावर हो वो 250 तक की हो, ठीक है। साथ में बात करें तो वेल वर्ल्ड आप अपने काम में रहे हो। दोज वर्किंग इन PSU जिन्होंने भी PSU में काम किया है यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम किया है, सॉरी अंडरटेकिंग्स में काम किया है, या फिर गवर्नमेंट शुड हैव 2 year एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट बिलो स्केल ऑफ 30,000 से 1,20,000, ठीक है। अब जिस भी कैंडिडेट ने PSU में या गवर्नमेंट में काम किया है 2 साल तक तो उनका जो पे स्केल है या वो होना चाहिए 30,000 से 1,20,000 तक, या फिर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हो इन द स्केल ऑफ 26,500 से 92,000 रुपये या उससे ऊपर के स्केल पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट हमारी पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी HR में। इसमें आपके पास होना चाहिए 2 साल की फुल टाइम PG डिग्री या फिर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर या फिर HR मैनेजमेंट, या फिर 2 साल का आपके पास फुल टाइम MBA हो HR में और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की, मैंडेटरी है ये। बस इतना ही है इसमें कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। नेक्स्ट है पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग QC में। इसमें आपके पास MSc एग्रीकल्चर में होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी या सीड टेक्नोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 60% मार्क्स में होने चाहिए। साथ में MS ऑफिस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट इंजीनियरिंग। इसमें आपके पास BE या BTech होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, ठीक है। साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए और MS ऑफिस आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस में। इसमें आपके पास MBA HR में होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में और 2 साल का या फिर 2 साल का आपके पास PG डिग्री हो या डिप्लोमा हो इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, पर्सनल मैनेजमेंट में या लेबर वेलफेयर में या MSW में या MA में या फिर LLB आपने इसमें की गई हो और MA जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसमें आपसे 55% मार्क्स मांगे हैं और इन एडिशन टू अब कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, तो MS ऑफिस की नॉलेज इसमें आपको चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेनी एग्रीकल्चर की पोस्ट। इसमें सिंपली आपके पास BSc एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास MS ऑफिस की। नेक्स्ट है ट्रेनी QC की, है ना, पोस्ट है ये। BSc एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, 60% मार्क्स इसमें आपके पास होने चाहिए, MS ऑफिस की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनी मार्केटिंग की, BSc एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, 60% मार्क्स और MS ऑफिस की नॉलेज। फिर ट्रेनी HR ह्यूमन रिसोर्स, ग्रेजुएशन आपके पास हो 60% मार्क्स के साथ और ये ग्रेजुएशन के साथ आपके पास MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए जो कि 30 वर्ड पर मिनट हो आपकी स्पीड इंग्लिश में और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और ये हिंदी की डिजायरेबल है, ठीक है। इन केस कैंडिडेट डज नॉट पोजेस हिंदी टाइपिंग एट टाइम ऑफ सिलेक्शन दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी टाइपिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो
जब आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा, उस टाइम पर आपकी हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। आपका टेस्ट तब लिया जाएगा अगर आपको हिंदी की टाइपिंग अभी नहीं आती है तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है। बाकी इंग्लिश कंपलसरी है, जब आपका टेस्ट होगा सबसे पहले इंग्लिश का होगा, और अगर आपको हिंदी की नहीं आती तो वो टेस्ट आपका ट्रेनिंग पीरियड में ले लिया जाएगा अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट रहेंगे। तो ये बात तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसमें ग्रेजुएशन जो आपकी मांगी है एज ए ट्रेनी एचआर में, वो किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट आपका मेंशन नहीं किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर टाइपिंग विद स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो दोनों कंपलसरी तो हैं, बस ये है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा कि आप हिंदी की टाइपिंग अगर आपको नहीं आती है तो सीख कर आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में वो टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं हिंदी का, और इंग्लिश का सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। तो आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम आगे कि और क्या बाकी है। अब ट्रेनी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और साथ में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इन ऑफिस मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स विद स्टेनोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आपने जो अपनी 12th की हो, जिसमें और उसके साथ आपने डिप्लोमा किया हो ऑफिस मैनेजमेंट में, और उसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ में स्टेनोग्राफी का कोर्स भी आपने किया हुआ हो पॉलिटेक्निक से, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन अपनी की हो विद 60% मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा ये जो ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ की गई हो, और उसके साथ आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा है स्टेनोग्राफी में, ठीक। तो स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आपसे कंपल्सरीली मांगा ही है इन्होंने। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, एमएस ऑफिस उसमें आनी चाहिए, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इसमें ये भी कंपलसरी है। और बात करें आगे, ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज नेसेसरी। नेक्स्ट है द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू शॉर्ट हैंड टेस्ट एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। तो शॉर्ट हैंड का टेस्ट आपसे लिया जाएगा, शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है द शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो आपके टेस्ट है ये शॉर्ट हैंड का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इट इज मैंडेटरी टू पास बोथ द टेस्ट शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंड फॉर अपीयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपको पास करना ऑब्वियसली जरूरी है अपने फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग अकाउंट्स की है, इसमें आपसे बीकॉम मांगा है 60% मार्क्स के साथ, और एमएस ऑफिस की नॉलेज मांगी है, एक्सपीरियंस इसमें कोई भी नहीं मांगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर्स, बीएससी की आप बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में 60% मार्क्स के साथ, और एमएस ऑफिस आना चाहिए। फिर है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर्स, इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो 55% मार्क्स के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कहीं से भी होना चाहिए, या आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास हो इन फिटर डीजल मैकेनिक्स एंड ट्रैक्टर मैकेनिक्स विद 60% मार्क्स, या फिर आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया है फिटर में, डीजल मैकेनिक में एंड ट्रैक्टर मैकेनिक्स में, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में आपने 1 साल का ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी ली हुई हो इन एनी इंडस्ट्री एंड पास नेक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपने टेस्ट भी पास किया हुआ हो जो एनसीवीटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे। एक बार अगर आप आईटीआई वाला केस नहीं समझा तो मैं फिर से समझा दूँ। जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसमें जो स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए वो फिटर की हो, या फिर डीजल मैकेनिक एंड ट्रैक्टर मैकेनिक की होनी चाहिए, उसमें आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। फिर है ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, जिसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, फिटर की या इलेक्ट्रिशियन की, या ऑटो इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर या डीजल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक या मशीन मैन या फिर ब्लैक स्मिथ विद मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ में 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, साथ में आपने पास किया हो नेक एग्जामिनेशन जो एनसीवीटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ी वैसी पोस्ट है, कम स्केल वाली भी कह सकते हैं और प्रोफेशनल वाली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट है, आप समझ गए होंगे, इनकी सारी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब समझ गए होंगे। लास्ट डेट की बात करें तो इसमें आपको कब तक अप्लाई करना है, 30 नवंबर तक आई थिंक आपको इसमें अप्लाई करना है। एक बार हम टॉप पर देख लेंगे क्योंकि इसमें अभी दिया नहीं गया है। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और ओवर क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं, इसमें ओवर क्वालिफिकेशन का कुछ दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिक्रूटमेंट हैज़ टू बी फुलफिल्ड, एनी अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग हायर qualification over and above minimum qualification will not disqualify the candidate to appear in computer based test या skill test for all the advertised post. A candidate must possess the exact prescribed essential qualification for the respective post mentioned in the advertisement as equivalent education qualification for any essential qualification will not be considered. तो आपको essential qualification तो अपने पास रखनी है। अगर आप higher education qualification भी रखते हैं तब भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपनी जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है उतनी ही भर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट
मैं आपको कंपल्सरीली नहीं मांगा है, ना कोई एडवांटेज देने का ऐसा कुछ कहा गया है कि आपको हायर क्वालिफिकेशन होने पर कुछ एडवांटेज मिलेगी। तो मिनिमम जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उतनी ही लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका पे स्केल है जो इसमें आपको बताया गया है। तो क्या है इसमें, डेप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस में जो पे स्केल है आपका, ठीक है, वो है 70,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक। बेसिक पे इसमें आपकी 70,000 रुपये है, बाकी अदर अलाउंस इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल पर मंथ की सैलरी जो इसमें आपको मिलेगी इस पोस्ट के लिए, वो मिलेगी आपको 1,41,260 रुपये, यानी 1,41,260 रुपीज़ पर मंथ। अब असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है विजिलेंस में, उसमें टोटल सैलरी आपकी 80,720 रुपये की रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपकी सैलरी रहेगी 57,920 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और सीनियर ट्रेनिंग की जो इसमें सैलरी है वो 31,856 पर मंथ मिलेगी। और ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग की जो सैलरी है वो 24,616 रुपये, यानी 24,616 रुपीज़ आपको इसमें पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और ये जो है कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान की सारी आपकी सैलरी है। और ये इस वाली पोस्ट की बात की गई है 3 से 5 तक की। बाकी जो ऊपर की 2 टॉप पोस्ट है वो उसमें आपको ये सैलरी मिलेगी, इसमें कुछ ऐसा ट्रेनिंग पीरियड का नहीं बताया गया है। नेक्स्ट हम चले तो इसमें पे प्रोटेक्शन थोड़ा डिटेल में दिया गया है, जो कि हम इसे इतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट जिसकी भी ओवर एज हो रहे हैं जो भी कैंडिडेट, ठीक है, उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बस उनको SC ST OBC और PWD होना जरूरी है, या एक्स सर्विस मैन हो। चलते हैं अब हम आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपका ये जो डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस एंड असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका एग्जाम होगा उसकी स्टेजेस बताए गए हैं, फेजेस बताए गए हैं। तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए विजिलेंस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ये स्टेज 1 होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेज 2 पर, और स्टेज 3 पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। और इसी तरह यही सेम स्टेज रहेंगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस के लिए। अब इसमें आपको एस्ट्रिक मार्क दिया गया है, उसका मतलब हम थोड़ा देख लेते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड द मैनेजमेंट ऑफ NSC reserve the right to conduct or not to conduct the computer based test, and candidate will be shortlisted and called directly for personal interview before the selection committee based on their document for essential education qualification experience and other related necessary document for both or any of the post। तो इसमें आपका स्टेज 1 होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्टेज 1 मतलब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंड आपका करेगा कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव की गई है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगी तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर कम होंगी तो कोई भी टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो समझ गए आप इसे। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग्स की, ठीक है। ये इन सब की टेस्ट की सारी प्रोसीजर बताई गई है। तो इसमें जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें जो स्टेज 1 है उसमें आपका CBT होगा। दूसरे स्टेज में जो भी आप CBT में अपने मार्क्स लाएंगे, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें सेकंड स्टेज में जब आप अपना CBT क्लियर कर लेंगे तो सेकंड स्टेज में आपको इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जब ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टेज 2, तो स्टेज 3 में टेकिंग इनटू टुगेदर CBT एंड इंटरव्यू मार्क्स द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर। तो स्टेज 3 में अगर आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 की मार्क्स मिलाकर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि CBT को और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और सीनियर ट्रेनिंग में भी आपका CBT है, और जब आपका स्टेज 1 में CBT क्लियर हो जाएगा तो आप स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये आपकी सीनियर ट्रेनिंग के लिए प्रोसीजर है, ठीक है। तो स्टेज 1 ही है सिर्फ इसमें आपका, और स्टेज 2 में DV है, और स्टेज 3 जो है उसमें बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ CBT। तो CBT के मेरिट के बेस पर द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन इफ द एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर। तो सिर्फ CBT है सीनियर ट्रेनिंग के लिए, इतना आप समझ लीजिए। अगर आपका ये क्लियर हो गया और आपके सभी डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं और DV में आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करा लिया, तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपकी पोस्ट जो ट्रेनिंग, उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका CBT है, और ये स्टेज 1 में होगा CBT, और स्टेज 2 में बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ CBT, ठीक है ना। CBT एंड स्किल टेस्ट भी होगा। अगर आप किसी ट्रेड से अपना अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्टेनोग्राफर का था, तो उसमें स्किल टेस्ट होगा, CBT प्लस स्किल टेस्ट, ठीक है। और HR कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें भी आपका CBT और स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सीनियर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू किन किन पोस्ट के लिए है वो मैंने आपको बता दिया है, और आपको ये समझ भी आ गया होगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आपकी भरी जाएगी, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें पैटर्न बताया गया है एग्जाम का, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो स्टेज 1 का जो इसमें पैटर्न है, अब ये पोस्ट है कोई स्पेसिफिकली नहीं, इसमें पोस्ट तो मेंशन नहीं है, शायद सभी के लिए सेम रहने वाला है। तो जो स्टेज 1 में आपका टेस्ट है उसमें CBT की जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट की है, यानी 1.5 घंटे का आपका इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेंगे 100, ठीक है।
90 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पार्ट 1 इसमें होगा आपका 70 क्वेश्चन का, और वो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी टेस्ट करेगा, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट किससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका टेस्ट आपका होगा। फिर पार्ट 2 होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपकी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, कंप्यूटर, ठीक है, MS ऑफिस, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी पूछी जाएगी, और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स की होगी, यानी 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके 35 है, ठीक है, यानी 35% आपको इसमें लाने हैं। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। द कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओनली आफ्टर सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, बाकी इसमें मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और चलते हैं अब हम आगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका सारा PWD कैटेगरी के लिए बताया गया। मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन भरा जाएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब आप देख लीजिएगा, बाकी आपको खुद भी जानने को मिलेगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये की फ़ीस लगेगी आपकी, नॉन रिफंडेबल रहेगी जो, ठीक है। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, EWS कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो 500 रुपये की फ़ीस अनरिजर्व, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन को देनी है। और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST PWD को, उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फ़ीस। अब एप्लीकेशन फ़ीस हमने देख ली, एलिजिबिलिटी हमने देख ली, सैलरी हमने देख ली, ठीक है, लास्ट डेट भी हमने आई थिंक देख ली, और सब कुछ हम इसमें देख चुके हैं। एक बार फिर से मैं लास्ट डेट बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है भरने की, ध्यान रखेगा। और कंप्यूटर टेस्ट की डेट भी इसमें दी गई है जो कि आपकी है ये 22 दिसंबर 2024। तो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन पहले ही कर दी गई है, तो आप अपनी तैयारी तेजी में रखिए। पेपर आने वाला है, अगर आप इस फॉर्म के इन पोस्ट के लिए भर रहे हैं, उस कंपनी में भर रहे हैं, तो ज़रूर आप अपना ध्यान रखिए टेस्ट का, लास्ट डेट का, सारी चीज़ों का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली जॉब्स की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।